तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम सिर्फ 60 शब्दों की एक बहुत ही सघन राजनीतिक बयानबाजी का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि आखिर इसके भीतर का माइक्रो नैरेटिव या सूक्ष्म कथा कैसे बुनी गई है। असल में दिए गए सोर्स मटेरियल में एक ऐसा टेक्स्ट है जो बहुत ही कम शब्दों में एक पूरी मनोवैज्ञानिक तस्वीर हमारे सामने रख देता है। तो आइए इस टेक्स्ट को एक पजल की तरह देखते हैं और इसके हर एक हिस्से को जोड़कर पूरी कहानी समझते हैं। शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। हम सीधे इस टेक्स्ट के भावनात्मक क्लाइमेक्स से शुरू कर रहे हैं। सोर्स मटेरियल में एकदम साफ कहा गया है, वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। ये एक ही वाक्य तुरंत उस पूरी कहानी का बेस सेट कर देता है जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसे मुख्य पात्र की तस्वीर पेश करता है जो पूरी तरह से खौफ में डूबा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक शक्तिशाली छवि के पीछे आखिर इतना डर क्यों है और क्रिएटर इस नतीजे तक पहुंचा कैसे? डर की इस पूरी बयानबाजी और इस सूक्ष्म कथा के विश्लेषण को अगर हम समझें तो हमें देखना होगा कि क्रिएटर अपने इस नाटकीय निष्कर्ष को सही कैसे ठहराता है। और यहीं एंट्री होती है पैराडॉक्स यानी विरोधाभास की। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये इस पूरे टेक्स्ट की सबसे अहम कड़ी है। विरोधाभास यानी विपरीत बातों का एक ऐसा निरंतर चक्र जो इस मुख्य पात्र के एक्शंस और उसकी चिंताओं को पूरी तरह से डिफाइन करता है। क्रिएटर ने हवा में तीर नहीं चलाया कि बस कोई व्यक्ति डरा हुआ है, बल्कि उन्होंने इस डर को साबित करने के लिए विपरीत परिस्थितियों का एक बहुत ही शानदार जाल बिछाया है। अब बात करते हैं दिखावे और असलियत की, जिसे हम इस लोकतांत्रिक दुविधा के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए क्रिएटर द्वारा बताए गए पहले विरोधाभास पर नजर डालते हैं। यहां आप एक बहुत ही साफ टेंशन महसूस कर सकते हैं। ये टेक्स्ट राजनीतिक जीत की उस जबरदस्त चाहत को एक निष्पक्ष और बराबरी वाले खेल के गहरे डर के आमने सामने खड़ा कर देता है। मतलब चुनाव जीतना तो है, लेकिन डर लगता है निष्पक्ष चुनावों से। ये सबसे पहली दरार है जो हमें उस मुख्य पात्र की पब्लिक एम्बिशन और उसके अंदर के डर के बीच दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसा ही हमें मीडिया के मामले में भी देखने को मिलता है। नैरेटिव यहाँ टीवी की चकाचौंध में रहने की चाहत और दूसरी तरफ बिना स्क्रिप्ट वाले सच्चे पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करने के गहरे खौफ के बीच की खाई को उजागर करता है। टीवी पर देखना ताकत दिखाता है, सही बात है, लेकिन सच्ची पत्रकारिता उसी ताकत को सीधे चुनौती दे डालती है। अब ये बात सिर्फ राजनीति और मीडिया तक नहीं रुकती। विचारधारा और इतिहास के प्रतीकों के बीच का अंतर भी यहाँ बहुत अहम है। देखिए, क्रिएटर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा करता है। एक तरफ तो अखंड भारत या राष्ट्रीय विस्तार की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के बीच वास्तविक एकजुटता से लगने वाला एक अजीब सा अंदरूनी डर है। यह विस्तार की इच्छा और फिर उस विस्तार को संभालने के डर के बीच का एक बेहतरीन वैचारिक टकराव है। और ये वाला पॉइंट तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तरफ मुख्य पात्र महात्मा गांधी जैसे प्रतिरोध के सबसे बड़े ऐतिहासिक प्रतीक को नमन कर रहा है, लेकिन ठीक उसी समय वो असल नागरिक आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों की पूरी अवधारणा से ही घबराता है। ये प्रतीकवाद बनाम यथार्थवाद का एक क्लासिक उदाहरण है जिसे बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया गया है। खैर, अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक पूरा पैटर्न उभर कर आता है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि क्रिएटर ने इन विरोधाभासों को कितनी बारीकी से कैटेगराइज किया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लेकर सविनय अवज्ञा तक हर एक कदम पर एक इच्छा मौजूद है और उसके ठीक पीछे छिपा एक डर है। ये मुख्य पात्र की सार्वजनिक छवि के खिलाफ धीरे धीरे बुना गया एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है। विरोधाभासों की इस लंबी लिस्ट के बाद अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, नियंत्रण का भ्रम। यहां से मुख्य पात्र का रिस्पॉन्स एकदम बदल जाता है और वो टर्निंग पॉइंट है सिर्फ एक शब्द, इसलिए। जी हां, ये एक अकेला शब्द इस पूरे माइक्रो नैरेटिव की धुरी है। ये वो पल है जहां मुख्य पात्र सिर्फ डरने की स्थिति से बाहर आता है और उसे एक समाधान की, एक हल्की हताश जरूरत महसूस होने लगती है। मतलब वो डरता है इसलिए। इस पूरी मनोवैज्ञानिक चेन को समझे। पहले से मौजूद डर पूरा कंट्रोल पाने की एक बहुत बड़ी भूख पैदा करते हैं। पात्र को लगता है कि उसे सब कुछ कंट्रोल करना है, लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि पूरा कंट्रोल कभी भी किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो वो मूल डर कई गुना और बढ़ जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसमें से निकलने का सच में कोई रास्ता नहीं है। और यहीं से जन्म लेता है अंतिम विरोधाभास, डर का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र।
आइए देखते हैं क्रिएटर ने ये अपरिहार्य जाल कैसे बुना है। और यही एहसास सबसे बड़ी विडंबना है। सोर्स में लिखा है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये ख्याल उसे अखरता है। मतलब जरा सोचिए, जिस चीज को डर भगाने का सबसे बड़ा इलाज माना गया था, यानी पूरा कंट्रोल, वही चीज अब सबसे गहरी पीड़ा की वजह बन गई है। आप बचने की कोशिश करते हैं और अपनी ही कोशिश में और बुरी तरह उलझ जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो ये टेक्स्ट मुख्य रूप से इन 4 तत्वों को बड़ी ही कुशलता से पिरोता है। विशिष्ट सार्वजनिक इच्छाओं पर बना एक दिखावा, सच्ची जवाबदेही का एक छिपा हुआ आतंक, पूर्ण अधिकार पाने की एक छटपटाहट और अपनी ही सीमाओं से पैदा हुई एक कभी ना खत्म होने वाली घबराहट। ये 60 शब्दों की कहानी असल में यही तर्क देती है कि जो व्यक्ति विरोधाभासों से चलता है वो अंततः उन्हीं में फंस कर रह जाता है। अब किसी खास राजनीति को अगर हम थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें तो ये गहराई से भुना गया नैरेटिव अंततः सत्ता, नियंत्रण और इंसानी फितरत के बारे में एक बेहद गहरा सवाल उठाता है। क्या हर चीज़ पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने की हमारी कोशिश असल में हमारी किसी बहुत गहरी कमजोरी को उजागर करती है? ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिएगा इस पर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।